धर्म की जहां हुई स्थापना उसी धर्म क्षेत्र पर स्वागत आपका हमारे पटल अमित वीरेंद्र कुरुक्षेत्र पर। दोस्तों नमस्कार। रोशनी सिर्फ सूरज दे ये जरूरी तो नहीं, कई बार अंधेरों में रोशनी जुगनुओं को भी ढूंढनी पड़ती है। तो मैं और मेरे सहयोगी डॉक्टर अमित शर्मा अमित वीरेंद्र कुरुक्षेत्र पटल के माध्यम से पिछले कुछ समय से जुगनू का काम कर रहे हैं। ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, कितनी कामयाब हो रही है, ये तो समय तय करेगा। लेकिन कहते हैं कि यदि भेड़ बनोगे तो भेड़िया खा जाएगा। तो हमें एक मुकम्मल इंसान बनना है और उसी की ओर हम अपने कदम बड़ी सक्रियता से और बड़े सचेत होकर के बढ़ा चुके हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो विषय भारत के लगभग हर तीसरे व्यक्ति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। भारत देश एक बहुत बड़े लोकतंत्र को लेकर के विश्व के सामने आता है और हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत बड़ी है। ऐसे में हमारे संविधान के माध्यम से जो नियमावली हमारे सामने आई है उस नियमावली में रह कर के प्रत्येक जनमानस को अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसे में बहुत सारे कानून भी हैं, बहुत सारी अनुच्छेद में बातें भी हैं, बहुत सारी धाराएं भी हैं। उन्हीं में से एक कानून जो भारत देश की ज़रूरत होते हुए 2005 में लागू हुआ, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहते हैं, यानी कि आरटीआई एक्ट। सरकारी कामकाजों में पारदर्शिता हो, संबंधित विभाग जवाबदेही तय करे, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, उस पर रोक लगे, इसके मकसद से ये कानून 2005 में हमारे सामने आया। कई लोगों को इस विषय में पता नहीं हो पाता है, जागरूक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कानून हमारे सामने बहुत ज़्यादा हैं। उनका प्रयोग किस प्रकार से करना है, उन्हें अमल में कैसे लाना है, इन बातों का पता नहीं होता है। तो इसी बात पर ये छोटी सी वीडियो आपके सामने है अवेयरनेस की, आरटीआई से संबंधित। डॉक्टर अमित शर्मा हमारे साथ है, आइए इनका स्वागत करते हैं। सर प्रणाम। प्रणाम वीरेंद्र जी। डॉक्टर अमित शर्मा से आप परिचित हैं। एक परिचय मैं इनका और आज बता दूं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई के विषय में बहुत वाइड नॉलेज रखते हैं और जिन लोगों को आवश्यकता रहती है, चूँकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पिछले 10 वर्षों से है, तो जिन बच्चों को ज़रूरत रही आरटीआई से संबंधित, उनको समय समय पर जरूरी और सही परामर्श देते रहे हैं और बहुत लोगों के काम आए हैं। तो आज हमें लगा कि इस विषय पर थोड़ा सा और बड़े विस्तार से बात करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आरटीआई सबसे पहले बताएं, आरटीआई है क्या? देखिए, इसका जैसे नाम से स्पष्ट है, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार हम इसको हिंदी में कहते हैं। सूचना का अधिकार हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जिसमें अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, जानने का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसी के अंतर्गत आता है कि व्यक्ति सरकारी विभाग से, सरकारी कार्यालयों से, सरकारी रिकॉर्ड से जानना चाहता है, पूछना चाहता है, सूचना लेना चाहता है, वो है आरटीआई, वो है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, वो है सूचना। और पहले क्या होता था कि 1923 में हमारे पास एक्ट था जो कि गोपनीयता एक्ट कहा जाता था। उसके अंतर्गत सरकार जो चाहने की सूचनाएं हैं, यानी कि व्यक्ति को जो सूचना चाहिए उसको भी, किसी भी सूचना को सरकार गोपनीय कर सकती थी। और इस कारण से बहुत सी ऐसी सूचनाएं हैं जिसको व्यक्ति लेना चाहता है, उसके व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएं भी हैं, उनको लेना चाहता है, लेकिन उनको भी सरकार देने में आनाकानी करती थी। तो इसलिए इस कानून की जो है आवश्यकता हुई और ये कानून अमल में लाया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, 2005 से ये हमारे सामने है, बहुत चर्चाएं, बहुत शोर इसका होता रहा है हमेशा से ही और कई बार विवाद का कारण भी बनता है। तो इसका महत्व बताएं, आरटीआई का महत्व क्या है, आरटीआई क्यों लगाई जाए, क्या इसका महत्व देखते हैं? देखिए, ये जो एक्ट है सूचना का अधिकार, इसकी ज़रूरत बहुत पहले से ही महसूस की जा रही थी और इसका एक रूप भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं, उसमें भी देखने को मिलता है कि हम एविडेंस यानी कि सबूत ले सकते हैं, जिसमें उस एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ही हम जैसे कि ज़मीनों की रजिस्ट्रियों की नकल या फर्द वगैरह की नकल हम ले सकते थे। कुछ चुनिंदा विभागों से ही कुछ चीज़ें हम हासिल कर सकते थे। तो सरकार की जवाबदेही तय हो, अधिकारियों की जवाबदेही तय हो और सरकार के कार्य करने के ढंग में पारदर्शिता सुनिश्चित हो और व्यक्ति का किसी भी प्रकार से शोषण ना हो, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र लोगों का तंत्र है, जिसमें जनता प्रतिनिधि चुनती है। तो जनता का ये अधिकार भी है कि वो जान सके कि उसके क्षेत्र में क्या विकास कार्य हो रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है,
या और भी बहुत से क्षेत्र होते हैं कि किसी ने परीक्षा दी और कितने मार्क्स उसको कहीं दे दिए गए, कितनी मेरिट में उसको बनी और कितने नंबर से वो रह गया। ये तमाम चीज़ें हैं, जो भी सूचनाएं हैं वो लेना चाहता है। तो ये सरकार की जवाबदेही और कार्यशैली और भ्रष्टाचार का विरोध, यानी कि उसका जो है उसमें कमी आए और सरकार के कामों में गति आए, इसका उद्देश्य यह है। क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि लोकतंत्र लोगों का तंत्र, यानी जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व चुनती है और फिर प्रश्न पूछने का अधिकार रखती है, अच्छी बात है। कानून बहुत सारे हमारे देश में है, बहुत बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। इस कानून से अक्सर हमने देखा है कि अधिकारी लोग भी डरते हैं। तो ऐसा क्या कि अधिकारी लोग भी कांपते हैं? थोड़ा सा इस बारे में बताएं हमें। देखिए, अधिकारी लोगों के कांपने की जहां तक बात है, उसमें दो बातें हैं जी। अधिकारी तथ्यों को जो अधिकारी तथ्यों को सूचना में छिपाना चाहता है, या जो संस्थान या जो संस्था सूचना नहीं देना चाहती और उन्होंने कहीं गड़बड़ झाले कर रखे हैं, वो लोग ही सूचना छिपाना चाहते हैं और डरते हैं कि कहीं उन पे बात ना आ जाए। तो इसका डर का कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि मान लीजिए जिस चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं, जो आपने पढ़ी हुई है और आप उसकी अच्छी जानकारी रखते हैं, सूचना कौन सी सूचना देनी है, कौन सी नहीं देनी, और तमाम उसके जो एक्ट की धाराएं हैं, उपधाराएं हैं, और सारा उसको जानते हैं, तो आप नहीं डरेंगे। वो अधिकारी भी डरते हैं जो इस एक्ट के बारे में ठीक से जानते नहीं। और एक सूचना अधिकारियों पर दबाव रहता है संस्था के मुखियाओं का, अध्यक्षों का, कि भाई ये सूचना दीजिए, ये नहीं दीजिए, तो भी वो काम करते हुए डरते हैं। तो उनके डरने का सिर्फ यही कारण है। और दूसरी बात कि ये जो अधिनियम है, ये पोल खोल अधिनियम है, तो इसके जरिए बहुत से कार्यकर्ताओं ने, आरटीआई के जानकारों ने भ्रष्टाचार भी उजागर किए हैं और संगठित अपराध भी इसके उससे उजागर हुए हैं, और आम नागरिक में जागरूकता और जानकारी की भावना बढ़ी है कि उसको भी लगा कि मैं जान सकता हूं और अधिकारी की जवाबदेही तय कर सकता हूं, सरकार से मेरे को पूछने का अधिकार है। तो कई कारण है इसके डरने के, तो इसलिए अधिकारी जो है कांपते हैं, आज भी कांपते हैं। आम नागरिक में जागरूकता इसको लेकर के बढ़ी है। बड़ी अच्छी बात आपने की डॉक्टर साहब। शिक्षा एक ऐसा माध्यम भारत में है जहाँ से हम विकास के बहुत बड़े रास्ते पर पहुंच सकते हैं, बहुत मंजिल हम तय कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा का जो स्तर है थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। ऐसे में जो आम जनमानस है, बिल्कुल जो धरातल पर है, जो रिक्शा चला रहा है, छल कपट का शिकार तो कहीं ना कहीं वो भी है। तो वो चूंकि इन बातों को समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षा नहीं पहुंची है कि आरटीआई लगाए कैसे। तो आप थोड़ी सी प्रक्रिया हमें समझाएं, जितने हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कि आरटीआई किस प्रकार से लगाई जा सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमों से ये उपलब्ध है, इसके विषय में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, आरटीआई आप किसी भी आरटीआई के जानकार से, जो आपको जानता है, उससे लगवा सकते हैं। जो बिल्कुल भी शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं वो व्यक्ति, और अगर थोड़ा सा भी कोई हिंदी लिखना पढ़ना जानता है तो वो एक सिंपल पेपर पे, और उसमें कोई पद का नाम नहीं होता, सिर्फ आपको विभाग पता होना चाहिए कि आप शिक्षा विभाग से मांग रहे हैं, पीडब्ल्यूडी से मांग रहे हैं, पर्यावरण मंत्रालय से मांग रहे हैं, या मान लीजिए सांस्कृतिक मंत्रालय से मांग रहे हैं, कोई भी मंत्रालय हो तो आप उसको मांग सकते हैं। एक सिंपल कागज पे उसका हमारे कानून में प्रावधान दिया गया है कि आप उसको जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी लिख सकते हैं, और वो विभाग या वो संस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो उसमें आप केंद्रीय जन सूचना अधिकारी लिख सकते हैं, और आप जो भी पूछना चाहते हैं वो बात आप पूछ सकते हैं। उसमें एक 10 रुपए की फीस भी निर्धारित की गई है, और सूचना अगर ज़्यादा पृष्ठों में है तो वो अधिकारी आपसे ज़्यादा पैसों की मांग कर सकता है, 2 रुपये पर पेज के हिसाब से। इसके अतिरिक्त बीपीएल राशन कार्ड जो धारक हैं वो सूचना को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपल पेपर पे आप जो है अपनी सूचना आवेदन दे करके और उसको विभाग में जमा करवा करके, और 30 दिन के अंदर अंदर आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कानून में प्रावधान है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं, उसके बाद फिर जवाब कितने दिन के अंदर अंदर फिर प्राप्त हो सकता है, और उसके बाद यदि जवाब नहीं प्राप्त होता तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई है, और यदि फिर भी प्राप्त नहीं होता तो उसके बाद आगे क्या स्टेप रहता है, वो थोड़ा बताएं। देखिए,
कई बार क्या होता है कि आपने जब सूचना आवेदन लगाया तो ये ज़रूरी है कि 30 दिन के अंदर यानी कि करीब 1 महीने के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, 1 महीना है। और उसमें जवाब आपको नहीं मिलता तो आप बिल्कुल उसी विभाग में प्रथम अपील कर सकते हैं कि भाई मैंने ऐसे ऐसे आवेदन दिया था और मेरे को सूचना नहीं मिली और मेरे को सूचना दिलवाई जाए। तो प्रथम जन सूचना अपील अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि आपको वाकई में सूचना नहीं मिली और सूचना वो दिलवानी सुनिश्चित करेगा जो देने योग्य होगी। कई बार अधिकारी सूचना को छिपा लेते हैं और आपको गलत सूचना या मांगी गई सूचना नहीं भेजते, तो उसमें भी आप प्रथम अपील में जा सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि भाई मेरे को ये सूचना मांगी थी और सारी नहीं दी, अधूरी दे दी गई, और जो मुझे नहीं लगता कि ये जो मैंने मांगी थी ये वही जवाब है, तो उसकी भी आप प्रथम अपील में जा सकते हैं। प्रथम अपीली अधिकारी के बाद भी अगर आपको सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आप राज्य सूचना आयोग जो प्रत्येक राज्य में बना हुआ है, अगर सूचना राज्य से संबंधित है तो उसमें आप अपील कर सकते हैं। तो राज्य जो हमारा सूचना आयोग है वो ये सुनिश्चित करता है कि जो सूचना आपने मांगी है वो देने योग्य है तो वो दी जानी चाहिए, और वो आदेश पारित करता है कि सूचनाएं दे दी जाए। और अगर सूचना केंद्र सरकार से है संबंधित है तो आप केंद्रीय जो सूचना आयोग है उसमें आप अपील कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको सूचना प्राप्त नहीं होती है या गलत सूचना उपलब्ध हो जाती है, या कई बार क्या होता है कि प्रथम जन सूचना अधिकारी और राज्य सूचना आयोग और हमारा सूचना अधिकारी मिले जुले होते हैं तो सूचना नहीं उपलब्ध होती, उसके बाद आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो आपके पास दूसरे बहुत से विकल्प मौजूद हैं। तो सूचना अगर देने योग्य हुई जो आरटीआई के प्रावधानों में है तो ये मान के चलिए कि सूचना देनी ही पड़ेगी। और आरटीआई हम किन किन विषयों पर मांग सकते हैं, थोड़ा सा इस बारे में हमें। देखिए, विषय नहीं होते, सरकार के जितने भी विभाग हैं जी। जितने भी विभाग आप सोच सकते हैं, जितने भी विभाग हैं उन तमाम विभागों से, उनके उप विभागों से, उनके द्वारा चलित संस्थाओं से आप सूचना मांग सकते हैं। उसके अलावा आप केंद्र के किसी विभाग से, किसी मंत्रालय से कोई सूचना मांग सकते हैं। वो तमाम सूचनाएं अधिकारी को देनी पड़ेगी जो वो सूचनाएं सरकार के जो मंत्री को भी दी जा सकती हैं, वो आम आदमी को भी दी जा सकती हैं। केवल जो देश की एकता, अखंडता और प्रासंगिकता और प्रभुसत्ता से जो संबंधित सूचनाएं हैं जो आंतरिक हमारी सुरक्षा को बाधित कर सकती हैं, सिर्फ वो सूचनाओं के लिए प्रावधान है कि आपको नहीं दी जाएंगी। अन्यथा कोई ऐसी सूचना नहीं है कि आपको देने से इनकार किया जा सकता है। और सूचना अधिकार में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर सूचनाएं रिकॉर्ड में नहीं है तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 कहता है कि सूचना आप बनाइए। मतलब सूचना अधिकारियों का, संस्थाओं का और मंत्रालयों का और तमाम तरह के लोगों का, अफसरों का ये कर्तव्य है कि सूचना वो बनाएं और उनका डाटा सेव करें, उसको समय समय पर पब्लिक करें, उनको रिलीज करें, और जो सूचनाएं व्यक्ति मांग रहा है उसको दें। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि पोल खोल कानून है, अधिकारी तक इससे कांपते हैं, कई बार कुछ सूचनाएं छुपा भी लेते हैं, गलत भी प्रस्तुत कर देते हैं। तो 2005 से लेकर के आज 2025 तक यानी पिछले 20 वर्षों में आपको क्या लगता है कि अपने निजी अनुभव से कि इस कानून की जो प्रासंगिकता है वो बढ़ी है या घटी है? इसको कहीं दबाया तो नहीं जा रहा, इसको कमज़ोर तो नहीं किया जा रहा? इस बारे थोड़ा बताएं। देखिए, जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 जब लागू हुआ था तो जब ना तो लोगों में जानकारी थी ना अधिकारियों में जानकारी थी, तो बहुत से कम लोगों को जानकारी थी। जिन्होंने सूचना मांगी वो डर के मारे अधिकारियों ने तुरंत उपलब्ध करवाई। आज एक ऐसी स्थिति है कि सूचना आवेदन को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। उसमें कारण यह है कि जो सूचना अधिकारी है वो कानून के बारे में जानता ही नहीं है कि सूचना उपलब्ध कैसे ही करानी है या क्या सूचना देनी है। तो सरकारों का ये कर्तव्य है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई जाए, उनके ऐसे कैंप लगाए जाएं, उनके ऐसे सेमिनार हों, और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनको सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार अधिनियम 2005 है उसकी पूर्ण जानकारी है और हो, और उसके अनुरूप वो सूचना उपलब्ध करवाए। तो और रही बात प्रासंगिकता की, तो आज सूचना अधिकार में एक जो मुझे लगता है कि कमी है, कि वो कमी ये है कि सूचना ना देने के बाद या उसकी अवहेलना करने के बाद सजा का प्रावधान है। जी। वो सजा क्या है कि सूचना आयोग उस सूचना अधिकारी पर
कोस्ट लगा सकता है, जुर्माना लगा सकता है। हम्म। तो जुर्माना कोई जेल नहीं है, उससे कोई इतना डरता नहीं है। तो सूचना अधिकार को अगर सरकार चाहती है कि और अच्छे से लागू किया जाए, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, तो सूचना अगर उपलब्ध नहीं करवाती है तो ऐसा प्रावधान इसमें जोड़ा जाए कि जो भ्रष्ट जन सूचना अधिकारी है उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज हो और उसको सजा का प्रावधान हो कि कम से कम 10 वर्ष की कैद मुशक्कत हो। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हमने कई केसेस ऐसे भी पढ़े, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे जाने, कि कई लोग ऐसे रहते हैं देश में जो भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सकते, किसी प्रकार की भी विद्रूपता, किसी प्रकार की भी बेईमानी को सहन नहीं कर सकते। तो वो लगातार आरटीआई लगा लेते हैं, सूचनाएं मांग लेते हैं, चाहे वो खनन माफिया से संबंधित हो या दूसरे मंत्रालयों से, बड़े बड़े मंत्रालयों से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित क्यों ना हो। तो फिर उनके खिलाफ एक्शन भी हुए हैं और कईयों का मर्डर भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार तक की कई घटनाएं हमने अखबार के माध्यम से पढ़ी हैं। तो ऐसे में जो वो गरीब आदमी जो सूचना मांगता है, उसकी फिर किस प्रकार से वो सुरक्षा मुहैया उसे कराई जाए, और ये ऐसा कुछ प्रावधान हो तो बताएं। देखिए, जैसा कि आपने बताया, जब हम खनन माफियाओं की सूचना मांगते हैं, ठेकेदारों की सूचना मांगते हैं, भ्रष्टाचार की जब पोल खोली जाती है, ऐसी कोई सूचना मांगते हैं कि जिसमें बहुत बड़ा शोरगुल देश में हो जाता है, तो ऐसे में सूचना जो मांगने वाला आवेदक है उसके पास धमकियां आ जाती हैं, चाहे वो पंचायत से मांगे तो सरपंच की तरफ से आ जाती है। ऐसे बहुत से मामले देश में हुए हैं। खनन माफिया धमकी देने लगते हैं कि अपना आवेदन उठा लीजिए, और ऐसा भी है कि बहुत से सूचना अधिकारियों को पीटा गया है, हत्याएं हुई हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक आदि साधनों से कुचल कर मार दिए गए हैं। तो ये बड़ी स्थिति भयावह है और ये कर्तव्य सरकारों का ही है। सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, क्योंकि सरकार का कानून है, कानून सूचना लेने वाले ने नहीं बनाया। तो सरकार उसमें ये भी जोड़े कि जिसके आवेदन आ रहे हैं या जो जानना चाहता है या कोई बड़ी सूचना है, तो उसकी सुरक्षा भी सरकार उपलब्ध करवाए, उसको मुहैया कराए, और तभी सूचना कानून का सही से अनुपालना हो सकेगी। ये कानून ढीला ना पड़े, अनवरत इसी प्रकार से चलता रहे, लोगों को सेवाएं देता रहे। तो इसे सरकार को लेकर के क्या सजेशन आप देने चाहेंगे कि इसको मजबूत कैसे करें, और जो आवेदक हैं, जो आरटीआई लगाते हैं, उनको भी यदि कोई आप सुझाव सलाह देना चाहते हैं तो थोड़ा बताएं। देखिए, उनको सुझाव तो ये है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम 2005, वो उसके तमाम प्रावधानों को, धाराओं को, उपधाराओं को आप जानते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सूचनाएं आप मांग सकते हैं और क्या नहीं मांग सकते। और तीसरी बात, सूचना कानून के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालयों का और माननीय उच्चतम न्यायालय के समय समय पर आदेश आते रहते हैं, तो वो सब बातें भी आपको पढ़ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। और कुछ ऐसी सूचनाएं हैं और कुछ ऐसे, अच्छा, आपको प्रॉपर सूचना आवेदन देने का तरीका, प्रश्न करना कैसे है, वो प्रश्न करना या सूचना का लिखना, वो लिखावट आपकी प्रॉपर, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आप सूचना ले सकते हैं। जैसे कि सूचना के प्रश्न में आप क्यों, कैसे, क्या, इसका प्रयोग नहीं कर सकते कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं आप पूछ सकते। WH परिवार के जो प्रश्न है उनका आप यूज नहीं कर सकते। बाकी आप कुछ पूछ सकते हैं, आप किसी भी चीज़ की CD में मांग सकते हैं, फ्लॉपी में मांग सकते हैं, फोटोस्टेट कॉपी में मांग सकते हैं, पेन ड्राइव में सूचना ले सकते हैं। सरकारी रिकॉर्ड अगर ज़्यादा है तो उसका अवलोकन किया जा सकता है एक निश्चित फीस के भर के। तो तमाम तरह की वो चीज़ कर सकते हैं, वो जानकारी के बलबूते पर ही संभव हो सकती हैं। और दूसरा आपका सवाल था कि सरकारों से ये है कि मैंने बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में सूचना अधिकारी जानते नहीं हैं, और सूचना अधिकारी मंत्रालयों से अक्सर बदलते भी रहते हैं। तो सरकार का यह दायित्व है कि सरकार उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाए, उनको बताया जाए कि प्रॉपर सूचना मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाई जाए, उनको प्रारूप के बारे में समझाया जाए, कानून की तमाम धाराएं, उपधाराओं के बारे में बताया जाए, कानून के भय के बारे में उनको बताया जाए। और साथ ही इस कानून का अगर और मजबूती से आप चाहते हैं, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील भी करता हूं और कानून मंत्रालय से अपील करता हूं कि सच में आप देश के हित में काम करने वाले हैं, तो जो सूचना अधिकारी सूचना नहीं देता है उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और उसको, ऐसे अधिकारी को जेल में डाला जाना चाहिए जिससे वो सूचना देने के लिए बाध्य हो जाए। क्योंकि कोई भी, देखिए, अगर आप स्कूटर मोटरसाइकिल में भी हेलमेट नहीं डालते हो या आपके पास लाइसेंस नहीं, तो चालान हो जाता है।
और अगर बार बार ये गलती होती है तो आपको जेल हो जाती है। तो क्यों न, जब कोई भी कानून देश में हम तोड़ते हैं तो उसमें जेल का प्रावधान है। तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसमें जेल का प्रावधान नहीं है। क्यों भाई, ये कानून कोई इतना छोटा थोड़ी है। कानून जिसने भी तोड़ा है तो तोड़ने वाला सजा का हकदार है और उसको सजा देनी बनती है। सरकार इस कानून में मजबूती चाहती है तो वो उसको सजा से जोड़े और उसमें कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा हो, ताकि वो सूचना दोबारा ऐसी कोई गलती ना करे जिससे सूचना उपलब्ध ना हो। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब का अनुभव सचमुच में बहुत विराट है, हर विषय पर विराट है, इसमें आपने देख ही लिया। तो डॉक्टर साहब, इतनी बातें सुनने के बाद जो कर्मचारी हैं, जो बिल्कुल महकमे में क्लर्क के पद पर हैं या दूसरे पदों पर हैं, वे सचमुच विचलित हो गए होंगे आपकी ये तमाम बातें सुन के। तो आपसे संपर्क कैसे किया जाए? जो लोग इस प्रकार की भाषा नहीं जानते, आरटीआई की भाषा जैसे आपने बताई कि मजबूत रहनी चाहिए, WH परिवार के शब्दों का आप प्रयोग नहीं कर सकते, तो यदि इस वीडियो को सुनकर कोई आपसे संपर्क करना चाहे आरटीआई बाबत, तो आप अपने थोड़ा बताएं कि कैसे आप तक पहुंचा अधिकारी तो हमसे संपर्क करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कोई अगर सूचना मांगना चाहता है और जिसको मांगना नहीं आता, वो आपका अब हमारा प्लेटफॉर्म जो अमित वीरेंद्र कुरुक्षेत्र पटल है उसके माध्यम से हमें संपर्क कर सकता है। और इसके अलावा मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क किया जा सकता है और हमारे पटल के माध्यम से हमें मैसेज इनबॉक्स करके हमसे संपर्क कर सकता है। इसके अलावा सूचना प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम 2005, इसके अलावा भी जो अगर कोई कानूनी सहायता या सुझाव या सजेशन या कोई चर्चा हमसे करना चाहता है, जिसको सलाह चाहिए हो, तो वो निःशुल्क उपलब्ध है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। उम्मीद है हमें आपको अच्छी लगी होगी और हमें अवेयर होना चाहिए। हमारे आसपास के जो कानून हैं उनके प्रति हमें अवेयर होना चाहिए, किस प्रकार से हम अपनी बातें रख सकते हैं, किस प्रकार से हम आरटीआई लगा सकते हैं या दूसरे जो कानून हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अमित वीरेंद्र कुरुक्षेत्र पटल पर आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होती है किसी नए और संजीदा और ज़रूरी विषय के साथ। तब तक के लिए सर बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।